इंडोनेशिया और वियतनाम क्यों बना रहे हैं चीन के खिलाफ प्लान? वियतनाम ने दुश्मनी भुलाकर अमेरिका के साथ मिलाया हाथ। चीन अपने पड़ोसी देशों के लिए बना हुआ है गले का फंदा। अमेरिका और साउथ कोरिया से इंडोनेशिया खरीद रहा फाइटर जेट्स। दोस्तों, चीन का जिक्र आते ही उसकी नापाक हरकतों को देखते हुए खून खौलने लगता है, क्योंकि वो जिस तरह से अपने पड़ोसी देशों पर गिद्ध की नजरें टिकाए रहता है, उससे इन्हीं हरकतों की वजह से आज उसके सभी पड़ोसी देशों में खतरे का माहौल बन चुका है। जहां चीन का पश्चिम की तरफ उसका भारत के साथ बॉर्डर पर विवाद है, वहीं दूसरी ओर साउथ चाइना सी में उसने बहुत बड़े एरिया पर क्लेम किया हुआ है। यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर इन पर मिलिट्री हार्डवेयर भी इंस्टॉल कर रहा है। इन सबको देखते हुए वियतनाम और इंडोनेशिया ने चुप न बैठकर एक्शन लेने का प्लान तैयार कर रहे हैं, और वो अब चीन के सामने अपनी मिलिट्री वॉल खड़ी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बाद सभी देशों को ये बात तो समझ में आ गई है कि अगर आपके पड़ोसी में कोई ऐसी सुपर पावर है जो आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, तो कभी भी युद्ध की घोषणा हो सकती है। उन्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यही वजह है कि साउथ चाइना सी पर क्लेम करने वाले सभी देशों ने अपनी मिलिट्री को इस तरह के सिचुएशन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। अगर हम वियतनाम की तरफ देखें तो ये वो देश है जिसने अपने यहाँ से फ्रेंच और बाद में अमेरिकन फोर्सेस को भी हराया है। सुपर पावर से लड़ने की इनकी हिस्ट्री पुरानी है, जहां 2003 से 2018 के बीच में चीन ने अपने मिलिट्री बजट को 6.2 गुना तक बढ़ा दिया था। वहीं वियतनाम ने भी इसे 6.87 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। इस वक्त चीन ने साउथ चाइना सी में 3 आइलैंड को पूरी तरह से मिलिटराइज कर दिया है, जिस वजह से इन देशों को काफी सारे मिलिट्री हार्डवेयर की भी जरूरत है। वियतनाम के आज रूस के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं और उनके पास वहां से काफी सारे वेपन्स आते हैं, लेकिन वियतनाम सिर्फ रूस पर ही डिपेंडेंट नहीं है और साउथ कोरिया से एंटी सबमरीन फ्रिगेट, फ्रांस से हेलीकॉप्टर और इजराइल से खरीदे गए ड्रोन को भी अपनी इन्वेंट्री में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी भी भुला दी है और वो उनसे भी हथियार खरीद रहे हैं। यूं तो अभी भी वियतनाम की मिलिट्री का साइज चीन से काफी कम है, लेकिन उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में हमें एक बात तो सीखने को मिली है कि अगर आपकी खुद की मिलिट्री में काबिलियत है तो पूरी दुनिया आपकी मदद के लिए आगे आ जाएगी। रूस राइजिंग सुपर पावर है, जिसका मतलब है कि अमेरिका और वेस्ट कभी भी चीन के खिलाफ होने वाली जंग में मदद करने नहीं आएंगे। इसके अलावा वियतनाम ने जापान के साथ भी एक ऐसी डिफेंस ट्रांसफर डील साइन कर ली है। यहाँ मेन गोल ये नहीं है कि ऐसी मिलिट्री बनाओ जो चीन पर अटैक करके वहां कब्जा कर ले, पर यह स्ट्रेटेजी कहती है कि चीन के लिए इनोवेशन इतना मुश्किल बना दो कि अगर वो जीत भी जाए तो उनको वो जीत काफी महंगी पड़े, जो कि हम रूस और यूक्रेन के वॉर में देख भी रहे हैं। अगर आज रूस यूक्रेन के थोड़े बहुत हिस्से पर कब्जा कर भी लेता है तो हम उसे रूस की जीत नहीं मानेंगे, क्योंकि बस थोड़े से हिस्से के लिए अपनी इकोनॉमी का बहुत सारा नुकसान कर चुके हैं। उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई है और अब तो पुतिन की गद्दी पर भी खतरा मंडराने लगा है। वियतनाम का भी इस वक्त अपनी नेवी को पूरी तरह से ट्रांसफर करने का मन है। उन्होंने चीन के आइलैंड की तरफ पॉइंट करते हुए कई सारे रॉकेट लॉन्चर्स और अटैक सिस्टम पॉइंट किए हुए हैं, जो जल्द ही स्ट्राइक कर सकते हैं। वियतनाम के पास एक दूसरी वजह यह भी है कि आने वाले टाइम में उनकी इकोनॉमी भी लगातार स्ट्रांग होती चली जाएगी। आज चीन से जो कंपनियां भाग रही हैं वो भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में शिफ्ट हो गई हैं। सैमसंग ने वियतनाम में $92 करोड़ इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। एप्पल भी वहां $27 करोड़ की लागत में एक राइफल प्लांट खड़ा कर रहा है। LG भी 140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वहां पर ऐलान कर चुका है। वियतनाम आज न सिर्फ मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिकली भी चीन को पछाड़ने में लगा हुआ है। दोस्तों, ये तो थी वियतनाम की बात, लेकिन साउथ चाइना सी में और भी कई प्लेयर्स हैं, जिनमें से इंडोनेशिया भी एक है। इंडोनेशिया के सामने चाइनीज इन्वेजन का ट्रेंड तो यही है, लेकिन साथ ही उनके सी बॉर्डर्स पर कई बार चीन की शिप्स को भी देखा जाता है, जो कि इनके लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। इंडोनेशिया अपने एयर नेवल की कैपेसिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और उन्होंने $12,500 करोड़ खर्च किए हैं। 50 से ज्यादा वॉरशिप्स खरीदने का भी प्लान बनाया है। इंडोनेशिया के लिए पैसा खर्च करना बहुत जरूरी इसलिए भी हो गया था क्योंकि उनका मिलिट्री हार्डवेयर बहुत पुराना था। जुलाई 2020 में इंडोनेशिया की एक शिप डूब गई थी, जो कि उन्होंने 70 के दशक में ईस्ट जर्मनी से खरीदी थी। इसके अलावा 2021 में भी एक 40 साल पुरानी सबमरीन टॉर्पीडो प्रैक्टिस के दौरान डूब गई थी और इसमें 53 से ज्यादा सेलर्स की मौत भी हो गई थी। इस तरह की एक्सीडेंटल डेथ्स, और वो भी ट्रेनिंग के टाइम पर, काफी आम हो चुकी है। उनके लाइट हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के बारे में भी इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना स्टाइल बदलने वाला है। उन्होंने फ्रेंच से फाइटर भी ऑर्डर कर लिए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी एयरफोर्स में अमेरिका के लेटेस्ट F-15 जेट्स भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया से वो KF-21 फाइटर्स खरीदने वाले हैं और उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी इंडोनेशिया की अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो इंडोनेशिया का मेजर फोकस है वो ग्रीन वाटर नेवी पर है। ये एक खास तरह का नेवल फोर्स है जो कि उनके कोस्टल बोर्ड पर
जो कि उनके कोस्टल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसका एक एम देश को इंटरनली प्रोटेक्ट करने का भी हो गया है, क्योंकि इंडोनेशिया एक आइलैंड का देश है और यहाँ पर 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं। ग्रीन वाटर नेवी का भी एक इम्पोर्टेंट टास्क इंडोनेशिया के नेचुरल आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करने का भी हो गया है। इस आइलैंड ग्रुप में 272 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, जिन्हें फिलहाल तो इंडोनेशिया कंट्रोल करता है, लेकिन चीन के मुताबिक इन पर चीन का हक आ गया है। ये आइलैंड्स इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इनकी सब ऑयल के अंदर अरबों खरबों क्यूबिक मीटर की गैस मौजूद है। एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ के टोटल गैस रिजर्व इंडोनेशिया के दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड्स वाले देशों में से एक बना सकता है, जो कि इनकी इकोनॉमी को अचानक से बहुत बड़ा बूस्ट देगा। इसी वजह से दोस्तों इन गैस रिजर्व पर चीन ने भी अपनी पूरी आंखें टिकाई हुई हैं। इंडोनेशिया का प्लान अब सिंपल है कि जल्द से जल्द वो 274 शिप्स को तैयार करें, जिसमें 10 कॉम्बैट स्क्वाड्रन और 12 नए डीजल सबमरीन भी शामिल होंगी, ताकि वो अपनी कीमती एसेट्स पर चीन का कब्जा ना होने दें। अगर एस्टिमेट्स की माने तो इन सब चेंजेस के बाद इंडोनेशिया अपने सबमरीन फ्लीट को 3 गुना बढ़ा देगा। इंडोनेशिया के सामने अब एक दूसरा खतरा ये है कि चीन के पास लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है और एडवांस ड्रोन्स की भरमार है, जिसका ये मतलब है कि अगर चीन को इंडोनेशिया पर अटैक करना है तो वो अपने बॉर्डर्स पर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसका एक नुकसान ये है कि वो मेनलैंड इंडोनेशिया पर हमला करने से पहले उनके इस एरिया को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। लेकिन इंडोनेशिया के लिए अगर इस समय कोई अच्छी खबर है तो यही है कि साउथ चाइना सी के उनके बाकी नेबर्स ने अपनी मिलिट्री को चीन के खिलाफ तैयार कर रहे हैं और पूर्व की तरफ एक मिलिट्री वॉल्स भी बन गई है। इसमें हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और भारत वाले क्वाड को भी शामिल कर लें तो चीन समुद्र में पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आता है। इसका एक फायदा यह है कि किसी भी एक कंट्री पर अटैक करने से पहले चीन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या इन सभी देशों का हमला एक साथ सह सकता है। चीन के लिए अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ से भी ज्यादा जरूरी इसका कारोबार है, लेकिन ये कारोबार भी इन्हीं वाटर से होकर गुजरता है। जब तक चीन का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो ट्रेड के लिए समुद्री रास्तों पर ही निर्भर है। इसीलिए इस रीजन की सिक्योरिटी में कई सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। अभी तो हमने सिर्फ इंडोनेशिया और वियतनाम की बात की है, लेकिन अगर आप ताइवान को भी देखें तो वो भी चीन के खिलाफ होने वाली इस लड़ाई में कम पीछे नहीं है। आज इस हिसाब से उन्होंने पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो ताइवान को हर हाल में प्रोटेक्ट करें। अगर साउथ चाइना सी के किसी भी देश पर हमला होता है तो अमेरिका के पास चीन को कमजोर करके ताइवान की सिक्योरिटी इंश्योर करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा। चीन की परेशानी यह है कि वो हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठा रह सकता। अगर चीन ने कुछ भी नहीं किया तो ये सारे देश चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खा जाएंगे। चीन ने अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से दुनिया जीतने का ख्वाब देखा था, लेकिन जिस हिसाब से वहां की कंपनी पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं, उन्हें भी अब कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है और सभी देशों ने बैन करने की सोच रखी है। अगर आने वाले सालों में आप चीन का हाल सोवियत यूनियन जैसा देखें तो भी आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी काफी बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चीन की कम्युनिस्ट सरकार 2030 तक टिक पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा।